जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। तो आप ही के लिए जो है एक इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे मैराथन सेशन लेकर उपस्थित हूँ दोस्तों। ये आपका साइंस का भौतिकी का जो है मैराथन सेशन रहने वाला है। और अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 किन्हीं का भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साइंस सेक्शन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये फिजिक्स का कंप्लीट जो है डेडिकेटेड वीडियो रहेगी और सारे टॉपिक को मैंने यहाँ पे कवर किया है। और उसके इंपॉर्टेंट जो है आपके जितने भी पॉइंट बनेंगे, रिलेवेंट चीज़ें सारे जो है ऑप्शन वाइज जो है हम लोग यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करने वाले इस वीडियो में। तो फिजिक्स में अगर आपके क्वेश्चन जैसा कि अगर साइंस सेशन से पूछा जाए तो 20+ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो उसमें से जो है आपका 5-7 क्वेश्चन जो है आपका 7-8 क्वेश्चन जो है आपका साइंस सेक्शन से पूछा जाएगा। तो अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जो है वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक, और आपका अच्छा रिवीजन होने वाला है। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, एक माइक्रोमीटर कितने बराबर होता है? तो ध्यान रखिएगा, एक माइक्रोमीटर जो होता है ना, वो आपका 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। उसके साथ साथ और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बड़ी पूछा जाता है। आपका माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर होता है, वहीं नैनोमीटर, जो नैनोमीटर बराबर होता है 10⁹ और वहीं पिकोमीटर बोलेगा तो 10⁻⁻12 याद रखिएगा। वहीं फेंटो अगर पूछेगा तो 10⁻15 याद रखिएगा। इन जो है पॉइंट्स आपके प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंसली आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? इसमें से किन भौतिक मात्राओं की इकाई जो है, यूनिट जो है एक समान है? तो यूनिट एक समान अगर यहाँ पे देखेंगे तो कार्य और ऊर्जा दोनों की जो है यहाँ पे यूनिट जो होती है जूल होती है। तो यही आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कार्य की यूनिट तो आपको पता चली गई है, जूल होती है। ऊर्जा की भी यूनिट जूल होती है। वहीं अगर बल की ऐसा यूनिट की बात की जाए तो वो न्यूटन होती है, और फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू मास इंटू एक्सिलरेशन होता है। वहीं दाब की बात करें तो दाब का फॉर्मूला होता है आपका बल अपन जो है क्षेत्रफल होता है, यानी फोर्स अपन एरिया होता है। और इसकी अगर देखिएगा दाब का ऐसा यूनिट जो है पास्कल होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है? पास्कल होता है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। वहीं संवेग पूछेगा तो संवेग जो है, ये जो है इसका फॉर्मूला पी इंटू जो है मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं ऊर्जा, कार्य और बल आघूर्ण का मात्रक एक ही बीमा है, ये ध्यान रखिएगा। इन तीनों का जो है यूनिट सेम होता है, ऊर्जा, कार्य और बल आघूर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, कार्य का मात्रक जूल होता है और शक्ति का मात्रक वाट होता है। और बल का ऐसा यूनिट जो होता है न्यूटन होता है, याद रखिएगा। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। पारसेक की इकाई क्या है? तो पारसेक जो है दूरी की इकाई होती है। और पारसेक पारसेक यानी यह दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई होती है। 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर। और 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष भी होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अदिश राशि के उदाहरण इसमें से कौन से पहचानना है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो जो है बल आपका सदिश राशि है, त्वरण जो है आपका सदिश राशि है, तापमान यहाँ आपका अदिश राशि हो जाएगा, और संवेग भी आपका जो है यहाँ पे सदिश राशि है। सदिश अदिश की अगर बात करें तो अदिश राशि वैसी भौतिक राशि होती है जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। ऐसे राशियों को अदिश राशि बोलते हैं। और ये सारे जो है अदिश राशियाँ हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जिसमें जो है द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, धारा, ये सब जो है अदिश राशियाँ हैं। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यदि समय ग्राफ जो है समय अक्ष के समांतर हो तो क्या होगा? यदि वेग समय ग्राफ जो है समय अक्ष के समांतर हो तो क्या होगा? तो वस्तु नियत वेग से चल रही होगी। उस केस में जो है वस्तु नियत वेग में चल रही होगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ग्राफ को भी देख सकते हैं, ये आपका जो है वेग को दिखा रहा है, और ये जो है आपको त्वरण को दिखा रहा है। तो इस तरह से ये जो है एक समान वेग से चल रही होगी, पैरेलल ही दिखेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का दूसरा नियम डैश और डैश के बीच संबंध को बताता है। तो गति का जो दूसरा नियम है, सेकंड लॉ ऑफ जो आपका मोशन है, वो आपका स्थिति और समय के बीच के रिलेशन को बताता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ बाकियों को भी याद रखिएगा। गति के जो 3 नियम होते हैं, फर्स्ट नियम वेग और समय को बताता है, द्वितीय नियम सेकंड नियम जो विस्थापन और समय को बताता है, और तृतीय नियम विस्थापन वेग को बताता है। आप विस्थापन को स्थिति भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, वेग में परिवर्तन लगने वाला समय क्या कहलाता है? तो वेग बाय जो समय होता है, ये त्वरण का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? त्वरण, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है। ये इक्वल टू क्या होता है? जो है आपका वेग बटे समय होता है। तो ध्यान रखिएगा। और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आता है। त्वरण एक सदिश राशि है और इसकी मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा।
एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण एम से गतिशील है उस पर बल क्या लगेगा? तो बल एफ इक्वल टू होता है एम इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और बल की ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो क्या होता है दोस्तों, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ध्यान रखिएगा। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन होता है। बल एक सदिश राशि है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति यानी कौन सा नियम है जो दीवार पर फेंके हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है? तो ये गति के जो है आपका तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका सारे एग्जाम्पल है जो है न्यूटन के थर्ड लॉ के सारे एग्जाम्पल है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट करना, ये भी जो है न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार होता है। पानी में तैरते समय पानी पर चोट करना, ये भी जो है गति के तीसरा नियम पर लागू होता है। और रॉकेट का उड़ना भी जो है गति के तीसरा नियम पर लागू होता है। साथ ही साथ नाव के कूदते समय पीछे की ओर घिसकना भी न्यूटन के थर्ड लॉ ही है। नेक्स्ट है, कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है? तो ब्रेकिंग पैड में जो है आपका घर्षण के सकारात्मक गुण का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है? तो झूले पर अगर कोई बैठा है तो उसकी गति कैसी होगी? तो उसकी गति जो है आवृत्ति गति होगी। उसकी गति क्या होगी दोस्तों? आवृत्ति गति होगी। और वहीं अगर बात कर लें, झूले पर बैठे लड़के की गति आवृत्ति होगी। और साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आवृत्ति गति होती क्या है? जब कोई पिंड एक निश्चित समयांतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है, उसे आवृत्ति गति कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो इसकी गति आवृत्ति गति होती है। साथ ही साथ ये भी एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो पृथ्वी की यह गति आवृत्ति गति कहलाती है। साथ ही साथ आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका किसी वस्तु पर वह बिंदु रहता है जिस पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है, उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? अभी देखें, रॉकेट लॉन्चिंग जो है न्यूटन गति के जो है आपका थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, यानी ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और मैंने बता ही दिया कि जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट करना भी न्यूटन के थर्ड लॉ पे डिपेंडेंट है। और नाव से कूदते समय नाव का पीछे जाना भी न्यूटन के थर्ड लॉ पे डिपेंडेंट है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, कब दिए थे? 1687 में दिए थे, ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में तीनों नियमों का उल्लेख किया गया है। तो उनकी जो पुस्तक है प्रिंसिपिया है, तो ये किनकी पुस्तक है? न्यूटन की है, ये भी पूछ लिया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बल की परिभाषा को उसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो बल की परिभाषा किस में मिलती है? बल की परिभाषा आपका जो है न्यूटन गति का पहला नियम बल की परिभाषा के बारे में बताता है। और न्यूटन के गति के दूसरा नियम जो है सूत्र के बारे में बताता है। और तीसरा नियम जो है आपका जो उसकी बल की प्रकृति के बारे में बताता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछ लिया है बल की परिभाषा कहाँ मिलती है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गति के पहला नियम। मेज पर रखी गई पुस्तक को ढेर के कारण हटता नहीं है, तो किसके कारण? जड़त्व के कारण जो है मेज पर रखी गई वस्तु हटती नहीं है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, तो यह न्यूटन के कौन से नियम है? तो यह न्यूटन के कौन से नियम है बताइए जो धक्का लगाती है? तो ये आपका न्यूटन के दूसरा नियम, तृतीय नियम हो जाएगा। कौन सा? थर्ड लॉ ऑफ जो है मोशन हो जाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। घर्षण बल डैश कार्य करता है? तो घर्षण बल कैसा कार्य करता है? बल की दिशा के विपरीत जो है कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो गतिज ऊर्जा और जो है स्थितिज ऊर्जा मिलके जो क्या बनता है? यांत्रिक ऊर्जा बनता है। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा एक अदिश राशि है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, तो उसकी गतिज ऊर्जा, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है? एक हल्के और एक भारी संवेग का जो है संवेग जो है भारी पिंड का संवेग एक समान है, तो गतिज ऊर्जा किस में अधिक होगी बताइए? हल्के पिंड की, भारी पिंड की, दोनों समान होगी या सूचना अपर्याप्त है बताइए? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका हल्के पिंड की जो है संवेग जो है आपका अधिक होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, हल्के तथा भारी पिंड का संवेग समान है, हल्के पिंड का गतिज ऊर्जा अधिक होगा। यदि m का मान अधिक होता है तो गतिज ऊर्जा कम होगी। जैसा कि हमें मालूम है संवेग का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी आपका होता है। तो अगर m अगर अधिक हो जाता है तो इसकी गति में भी जो है m का अधिक होने पर इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है। और
m का मान अगर कम रहता है तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, यानी हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। एक हॉर्स आवर जो होता है कितने के बराबर होता है? तो एक हॉर्स आवर जो है आपका 746 वाट के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, शक्ति का व्यापारिक मात्रक जो होता है अश्व शक्ति होता है, यानी हॉर्स पावर होता है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा जो आपका होता है 36 × 10⁵ जूल के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली आ जाता है एग्जाम में, यानी 1 किलोवाट बराबर को ही बोला जाता है एक यूनिट बोला जाता है, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल के होता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई तो उसके नए संवेग का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी तो उसके नए संवेग का मान क्या होगा? तो ध्यान से समझिए, उसके प्रारंभिक मान से 4 गुना हो जाएगा, उसके प्रारंभिक मान से 3 गुना हो जाएगा, उसके प्रारंभिक मान से 2 गुना हो जाएगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके प्रारंभिक मान से 2 गुना हो जाएगा, उसके प्रारंभिक मान से 2 गुना हो जाएगा। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है, संवेग कहा जाता है, तनाव कहा जाता है, या आवेग कहा जाता है? तो किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से एक कमजोर बल है, बताइए इसमें से निम्न में से कौन सा जो है कमजोर बल है? गति का बल, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान, या लघु रेंज बल? तो कौन सा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो सबसे कमजोर बल माना जाता है गुरुत्वाकर्षण बल को, गुरुत्वाकर्षण बल बी आपका करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? तो जी का मान क्या होता है? 6.6734 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर kg² होता है। ध्यान दीजिएगा, जी का मान जो है, कैपिटल जी का मान, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ये मान होता है, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, जो कि आपका है 6.6734 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर kg²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है। तो समुद्र पर बनने वाली जो लहरें होती है किसी विस्फोट के कारण जो आती है, तो वो कैसी लहरें होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, दोनों होती है, या स्थिर होती है? तो वो जो होते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो अनुप्रस्थ तरंगे में श्रृंग और गर्तों का निर्माण होता है, साथ ही साथ जो है अनुप्रस्थ तरंगों में श्रृंग और गर्तों का निर्माण होता है, वहीं अनुदैर्ध्य तरंगों में संपीड़न और विरलन का निर्माण होता है। तरंग दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है बताइए? तो अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति जो होती है आपका 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। 20 हर्ट्ज से प्लस को अल्ट्रासोनिक जो है वेव कहा गया है, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसी को जो है परासर्व तरंगे के नाम से भी जाना जाता है। जो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है जिसकी आवृत्ति, उसी को परासर्व तरंगे भी कहा गया है। ध्यान दीजिएगा। ध्वनि का प्रसार ब्लैंक में अधिकतम होता है, किस में अधिकतम होता है? ध्वनि का प्रसार जो है किस में अधिकतम होता है? निर्वात में, गैस में, ठोस में, या तरल में? तो ध्वनि का प्रसार जो है ठोस में सबसे अधिकतम होता है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस ध्वनि तरंगों में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस में सर्वाधिक होती है, लंबी होती है? तो 100 हर्ट्ज से आवृत्ति वाली तरंग में जो है उसकी तरंगदैर्घ्य जो है आपकी लंबी होती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितने देर तक कायम रहती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितने देर तक कायम रहती है? 1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, या 0.5 सेकेंड? तो ये जो है आपका 0.1 सेकेंड तक जो है ये कायम रहती है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है? तो सही स्टेटमेंट चुनना है आपको। एल्युमिनियम में ध्वनि की गति जो होती है 6220 मीटर पर सेकंड है। निकेल में ध्वनि की गति 6040 मीटर पर सेकंड है। तो निकेल में तो आपका ध्वनि की गति जो है 6440 मीटर पर सेकंड ही होती है, लेकिन एल्युमिनियम में जो ध्वनि की गति है वो 6220 मीटर पर सेकंड नहीं होती है।
तो आपका बी जो है यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे जो है केवल बी सत्य है, ये करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर बात करें एल्युमिनियम में ध्वनि की जो गति होती है वो 6420 मीटर पर सेकेंड होती है, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लिया जा सकता है। ध्वनि गमन नहीं कर सकती, ध्वनि गमन नहीं कर सकती किस में, द्रव्य में, ठोस में, हवा में या निर्वात में। तो ध्वनि को जो है गमन करने के लिए मीडियम चाहिए, और निर्वात में जो है ये गमन नहीं कर सकती। तो आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निर्वात में यानी वैक्यूम में जो है ध्वनि गमन नहीं कर सकती। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज रहती है? तो सबसे तेज जो है आपका ठोस पदार्थों में होगी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व पर जो है आपका तीव्रता पर, आयाम पर, आवृत्ति पर या लय पर, किस पे करता है? तो आवृत्ति पर करता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि तरंगे के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो इसकी जो है पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? दोहरा, प्रतिध्वनि, शोर या नोट, क्या कहलाती है? तो ये आपका जो है आपका प्रतिध्वनि कहलाती है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। अपवर्तन के बाद कहाँ निकल जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष से दूर, बिना किसी विचलन के या वक्रता केंद्र से। तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर निकली हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सूरज की किरणें को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो सूरज की किरणें को जो है उसको संगठक रंगों में जो विभाजित कर सकता है वो आपका अपवर्तन, परावर्तन, प्रिज्म या विकिरण। तो ये जो है प्रिज्म कर सकता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है उसका किसका उदाहरण है? तो चम्मच जो टेढ़ा दिखता है उसके पीछे का कारण है आपका अपवर्तन, बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? अनंत होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन जो है आपका क्या होना चाहिए? आपका धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप में साधारण शीशा, प्रिज्म, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो पेरिस्कोप में जो है आपका साधारण शीशा का जो है प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पेरिस्कोप को परिदर्शी भी कहा जाता है, और साथ ही साथ अगर बात करें तो इसका उपयोग पनडुब्बी, युद्धपोत, क्रूजर युद्ध में छिपे हुए सैनिकों को द्वारा लक्ष्य को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, बेलनका दर्पण होता है या समतल दर्पण होता है? तो बताइए, सर्च लाइट का जो होता है परावर्तक होता है आपका अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी आप पता है सर्च लाइट का परावर्तक अवतल दर्पण होता है, और अवतल दर्पण का उपयोग जो किया जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में किया जाता है, सोलर प्लेट में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, और लेजर लाइट में भी किया जाता है। इन सभी जगहों पर जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो है आँख के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर में भी जो है भी है, यहाँ पे भी जो है अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, और परावर्तक दूरबीन में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ब्लैंक एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो अपसारी दर्पण पूछा जाए तो उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण पूछा जाए, अभिसारी दर्पण पूछा जाए तो अवतल दर्पण होता है। तो यहाँ पे अपसारी पूछा है तो ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, आपका उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है। निम्न में से कौन से फ्लक्स की एक इकाई नहीं है? तो फ्लक्स की जो है कौन सी इकाई नहीं है? वेबर, टेस्ला, मैक्सवेल या ये सभी। तो फ्लक्स की इकाई नहीं है इसमें से जो है आपका टेस्ला जो है फ्लक्स की इकाई नहीं है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, और फ्लक्स का घनत्व जो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, एल्युमिनियम जो है अनुचंबकीय पदार्थ है, निकेल जो है लोह चंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट जो है लोह चंबकीय पदार्थ है, और लोहा जो है लोह चंबकीय पदार्थ है। चंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका वेबर होता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के अनुसार बल की दिशा क्या होती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अगर देखेंगे तो बल की दिशा जो है अंगूठा दर्शाता है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
साथ ही साथ इसको भी ध्यान रखिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के अनुसार जो है माध्यमा जो होती है वो विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। वहीं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है और चुंबकीय क्षेत्र का चालक पर लगने वाले बल की दिशा बाएं हाथ के नियम से दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिनके नीचे लोह चुंबकीय होता है कहलाता है, वो क्या कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है, क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। डैश अर्धचालक सेमीकंडक्टर है, तो बताइए कौन है सेमीचालक जो है अर्धकंडक्टर है? तो यहाँ पे पीबी है, जीए है, सीएन है और जीई है। तो जीई को जो है कहा जाता है अर्धचालक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम जब अकेले होते हैं तो ये शुद्ध अर्धचालक जो है कहलाते हैं। वहीं अगर बात करें सिलिकॉन और जर्मेनियम के अन्य तत्व मिलते हैं तो वह अशुद्ध अर्धचालक कहलाता है। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है, तो गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण कैसा होता है? एक्स किरणें होती है, माइक्रोवेव होता है, अवरक्त किरणें होता है, परावैग्नि होता है। तो ये आपका अवरक्त किरणें होता है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित को मिलाना है आपको। एक हाइग्रोमीटर, स्फेग्नोमेनोमीटर, बोलोमीटर, प्रायरोमीटर यहाँ पे मिलाना है। तो हाइड्रोमीटर, हाइड्रो यानी हाइग्रोमीटर पूछा है, तो हाइग्रोमीटर जो है वायु की आर्द्रता को मापता है। वहीं स्फेग्नोमेनोमीटर जो है ब्लड प्रेशर को मापता है, रक्त दाब को मापता है। वहीं पायरोमीटर जो है आपका उच्च ताप को मापता है और बोलोमीटर जो है आपका विकिरण ऊर्जा को जो है यहाँ पे मेजर करता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो है सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सी आपका करेक्ट हो जाएगा।